आज हम इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर में चलने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी भी एपिक फिल्म से कम नहीं है। ये एक कहानी है एक शहर की, एक सिंहासन की, और उस सिंहासन को पाने के लिए तीन बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच लड़ी गई एक दो साल नहीं, पूरे 200 साल लंबी जंग की। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक जुनून था, एक ऐसा संघर्ष जो कई पीढ़ियों तक चलता रहा और जिसने आगे चलकर पूरे नॉर्थ इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए इस अमेजिंग स्टोरी की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा भी क्या था उस एक शहर में? सोच के देखिए, 8th सेंचुरी इंडिया की तीन सबसे बड़ी पावर्स, ईस्ट से पालास, वेस्ट से प्रतिहारास और साउथ से राष्ट्रकूटास, क्यों 2 सदियों तक एक दूसरे का खून बहाती रहीं, सिर्फ एक शहर के लिए? इसी सवाल का जवाब इस पूरे संघर्ष की चाबी है और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इस कॉम्प्लेक्स कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे इन 6 सेक्शंस में बांटा है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये संघर्ष आखिर शुरू ही क्यों हुआ, इसके मेन प्लेयर्स कौन थे, इनका अल्टीमेट प्राइस क्या था और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस 200 साल लंबी जंग का इंडिया पर क्या असर पड़ा। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, अ लैंड विदाउट एन एम्परर। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक खास सिचुएशन से होती है। यहाँ सिचुएशन ये थी कि 7th सेंचुरी में एम्परर हर्षवर्धना ने पूरे नॉर्थ इंडिया को एक धागे में पिरो कर रखा था। लेकिन 647 सीई में उनकी डेथ के बाद उनका इतना बड़ा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पूरा नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, कोई सेंट्रल पावर बची ही नहीं और इससे क्रिएट हुआ एक पावर वैक्यूम, एक ऐसा खाली सिंहासन जिसे भरने के लिए हर कोई तैयार बैठा था। और उस दौर की हालत को समझाने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग संस्कृत टर्म है, मत्स्य न्याय। इसका मतलब है मछलियों का कानून। जहां जैसे समुद्र में होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, कोई कानून नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हालत खास करके बंगाल के रीजन में थी और इसी केओस से इस कहानी के पहले मेन प्लेयर यानी पाला एम्पायर का उदय हुआ। ऐसी एनार्की नहीं, एक मजबूत लीडर की जरूरत पैदा की थी। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। उस पावर वैक्यूम और मत्स्य न्याय के दौर से इंडिया के अलग अलग कोनों से 3 बड़ी शक्तियां उभर कर सामने आईं। ये थे इस कहानी के 3 मेन कंटेंडर्स जिन्होंने अगले 200 सालों तक इंडिया की डेस्टिनी लिखी। इस टेबल में हम इन तीनों का एक क्विक स्नैपशॉट देख सकते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया यानी बंगाल से आते हैं पालास। इनके फाउंडर थे कुपाला और ये बुद्धिज्म के बड़े सपोर्टर्स थे। फिर वेस्ट इंडिया से आते हैं गुर्जारा प्रतिहारास, जिनकी नींव नागा भट्टा वन ने रखी थी। इन्हें गार्डियंस ऑफ द वेस्ट भी कहा जाता था। और तीसरे थे डेक्कन से आने वाले राष्ट्रकूटास, जिनके फाउंडर थे तंती दुर्गा। ये साउथ की एक जबरदस्त मिलिट्री पावर थे। चलिए अब इन तीनों को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। पाला डायनेस्टी की शुरुआत काफी यूनिक थी। जब बंगाल में मत्स्य न्याय यानी एनार्की अपनी पीक पर थी, तब वहां के लोकल चीफ्स ने मिलकर गोपाला नाम के एक वॉरियर को अपना राजा चुना ताकि वो पीस ला सकें। सोच के देखिए, ये एक तरह का इलेक्शन था जो उस जमाने में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज थी। उनके बेटे धर्मापाला ने इस एम्पायर को और भी बुलंदियों पर पहुंचाया। पालास ज्ञान और कला के संरक्षक थे। उन्होंने ही फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ये ईस्ट इंडिया की एक स्टेबल और इंटेलेक्चुअल पावर थे। अब बात करते हैं गुर्जरा प्रतिहारों की। प्रतिहारा शब्द का मतलब ही होता है द्वारपाल या डोर कीपर, और उन्होंने अपने नाम को बिल्कुल सच साबित किया। वो वेस्ट से होने वाले अरब हमलों के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़े रहे। इस डायनास्टी की शुरुआत नागा भट्टा वन ने की थी और ये अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे। इनका एम्पायर अवंती से लेकर राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ था। बेसिकली ये इस कहानी के सबसे पावरफुल वॉरियर्स। और अब आते हैं तीसरे खिलाड़ी पर, राष्ट्रकूटास। इनका नाम राष्ट्र यानी देश और कुटा यानी चीफ से बना है। ये डेक्कन के अनडिस्प्यूटेड मास्टर्स थे। दंती दुर्गा ने चालुक्यों को हराकर इस डायनास्टी की शुरुआत की। ये सिर्फ एक मिलिट्री पावर ही नहीं थे, इनका आर्ट और आर्किटेक्चर भी लाजवाब था। एलोरा का विशाल कैलाश टेम्पल, जिसे एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है, वो इनकी शक्ति और शान का सबसे बड़ा सबूत है। और उनकी नज़र हमेशा से नॉर्थ इंडिया के फर्टाइल मैदानों पर। चलिए अब सेक्शन 3 पर चलते हैं। हमने तीनों प्लेयर्स को तो जान लिया, पर अब उस प्राइस की बात करते हैं जिसके लिए ये सब लड़ रहे थे, कन्नौज। ये सिर्फ एक शहर नहीं था दोस्तों, ये इंपीरियल पावर का सिंबल था। इस पर कब्जा करने का मतलब था पूरे नॉर्थ इंडिया का सम्राट कहलाना। तो आखिर कन्नौज इतना खास था क्यों?
इसके कई रीजंस थे। पहला, ये एम्परर हर्षवर्धना के ग्रैंड एम्पायर की कैपिटल रह चुकी थी, तो यहाँ से रूल करने का मतलब था हर्षा की लेगेसी को आगे बढ़ाना। दूसरा, इस पर कब्जा करना पॉलिटिकल सुप्रीमेसी का सिंबल था। जो कन्नौज जीतेगा वही आर्यावर्त का स्वामी कहलाएगा। तीसरा, ये गंगा के फर्टाइल प्लेन्स के बिल्कुल बीच में था, जहाँ से देश की सबसे ज्यादा वेल्थ आती थी। चौथा, ये सिल्क रोड से जुड़ा एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था, यानी कंट्रोल ओवर मनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस वक्त यहाँ आयुधा डायनेस्टी के कमजोर राजा रूल कर रहे थे। एक इतना बड़ा प्राइज और इतने कमजोर प्रोटेक्टर, ये तो आमने सामने जंग के लिए एक ओपन इन्विटेशन था। और ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। कन्नौज पर कंट्रोल का मतलब था सेंट्रल गैंजेटिक वैली पर कंट्रोल, जो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक दोनों तरह से बेहद जरूरी था, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। सो द बॉटम लाइन इज, ये लड़ाई सिर्फ सम्मान की नहीं थी, ये रिसोर्सेज और वेल्थ पर कब्जे की भी थी। अब हम कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से में आ गए हैं। सेक्शन 4, अ वॉर ऑफ 2 सेंचुरीज। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इन 3 एम्पायर्स के बीच पावर का बैलेंस एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता रहा। कैसे जीत हार में और हार जीत में बदलती रही। ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कई जनरेशंस तक चली। ये टाइमलाइन है लंबी जंग के मेन इवेंट्स को दिखाती है। हम देखेंगे कि कैसे पहले प्रतिहाराज ने अटैक किया, फिर कैसे राष्ट्रकूटाज ने साउथ से आकर पूरा गेम ही पलट दिया। इसके बाद पालाज ने मौके का फायदा उठाया, फिर ये जंग अगले जनरेशन तक चली और आखिर में मुंगेर की डिसाइसिव बैटल हुई। चलिए अब इन सब इवेंट्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो पहला मूव प्रतिहारा किंग वत्सराजा करते हैं। वो कन्नौज पर कब्जा करते हैं और फिर आगे बढ़कर पाला किंग धर्मपाला को प्रयाग के पास हरा देते हैं। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि प्रतिहाराज इस रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। वत्सराजा नॉर्थ इंडिया के सबसे पावरफुल किंग बन चुके थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अब सीन में एंट्री होती है सदर्न टोर्नेडो की, राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा धारावर्षा। वो डेक्कन से एक तूफान की तरह आते हैं। वो पहले वत्सराजा को हराते हैं, जो अभी अभी जीते थे, और फिर धर्मपाला को भी हराते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ध्रुवा दोनों को हराने के बाद कन्नौज पर कब्जा नहीं करते। वो बस लूटपाट करते हैं और अपने एम्पायर को संभालने के लिए वापस साउथ लौट जाते हैं। इससे नॉर्थ इंडिया में फिर से एक पावर वैक्यूम बन जाता है और राष्ट्रकूटास का यही पैटर्न हमें बार बार देखने को मिलेगा। और यहाँ पर धर्मपाला का पॉलिटिकल जीनियस सामने आता है। उनके दोनों दुश्मन वत्सराजा हार कर कमजोर हो चुके थे और ध्रुवा वापस जा चुके थे। धर्मपाला ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर कन्नौज पर कब्जा कर लिया और वहां अपने आदमी चक्रयुथा को गद्दी पर बिठा दिया। इस जीत के बाद उन्होंने लॉर्ड ऑफ उत्तर पथ का टाइटल लिया। फॉर अ ब्रीफ मोमेंट द पाला एम्पायर वॉज ऑन टॉप। लेकिन यह संघर्ष अब अगली जनरेशन में जा चुका था। वत्सराजा के बाद प्रतिहारा किंग बने नागभट्टा II। वो अपने पिता की हार का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने कन्नौज पर हमला करके धर्मपाला के पपेट रूलर चक्रयुधा को भगा दिया। धर्मपाला और नागभट्टा II के बीच मुंगेर के पास एक भयानक युद्ध हुआ, और जैसे ही लग रहा था कि इन दोनों के बीच फैसला हो जाएगा, हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा के बेटे गोविंदा III ने नॉर्थ इंडिया पर हमला किया और नागभट्टा II को हरा दिया, और अपने पिता की तरह वो भी जीत के बाद वापस डेक्कन लौट रहे। ये बैक एंड फोर्थ चलता ही रहा। तो अब आते हैं सेक्शन 5 पर, जहां हम देखेंगे कि इस संघर्ष का एंड कैसे हुआ। इतने सालों के उतार चढ़ाव के बाद अब ये युद्ध अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा था। सवाल अब भी वही था, आखिर में कन्नौज का तख्त किसको मिलेगा? राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा III के वापस जाने के बाद नागभट्टा II ने अपना मौका देखा। इस बार उन्होंने सिर्फ कन्नौज पर हमला नहीं किया, उन्होंने आगे बढ़कर सीधे पाला एम्पायर के हार्ट यानी बंगाल पर अटैक कर दिया। अराउंड 816 CE मुंगेर के पास हुई लड़ाई में नागभट्टा II ने धर्मपाला की सेना को एक डिसाइसिव हार दी। ये इस 200 साल लंबी जंग का टर्निंग पॉइंट था। ये एक ऐसा ब्लो था जिसके बाद पाला एम्पायर कभी भी पहले जैसा पावरफुल नहीं हो पाया। इस जीत के बाद नागभट्टा II ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया और परमा भट्टारका का ग्रैंड टाइटल लिया। ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं था, इसका मतलब था ऑल पावरफुल या सुप्रीम सॉवरेन। ये एक ऐलान था कि अब नॉर्थ इंडिया का एक ही सम्राट है और वो है गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के नागभट्टा II। सो द स्ट्रगल फॉर द थ्रोन वॉज ऑफिशियली ओवर।
और ये बार चार्ट इस फाइनल आउटकम को बिल्कुल साफ दिखाता है। पालस का कन्नौज पर कंट्रोल लगभग 25 साल तक ही रहा। राष्ट्रकूटाज ने तो बस शॉर्ट टर्म अटैक्स किए और चले गए। लेकिन प्रतिहाराज ने जब इस संघर्ष को जीता तो उन्होंने कन्नौज पर अगले 300 सालों तक एक स्टेबल एम्पायर बनाया। इससे उनकी जीत का स्केल साफ पता चलता है। पर क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब हम आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर आते हैं। इस युद्ध की असली लेगेसी क्या थी? इस जंग के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? क्या प्रतिहारों की जीत एक असली जीत थी? इस संघर्ष के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी निकले। पहला, प्रतिहारस ने नॉर्थ इंडिया को अगले 300 सालों के लिए पॉलिटिकल यूनिटी दी। मिहिर भोजा जैसे पावरफुल रूलर्स की अंडर पीस और प्रॉस्पेरिटी आई। दूसरा, इन तीनों एम्पायर्स के बीच कंपटीशन ने एक तरह से कल्चरल रेनेसांस को जन्म दिया। हर डायनास्टी ने आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर को बढ़ावा दिया। इस दौरान टेम्पल बिल्डिंग के अलग अलग स्टाइल्स जैसे प्रतिहारों की नगारा स्टाइल, पालों की बंगला स्टाइल और राष्ट्रकूटों की विसारा स्टाइल डेवलप हुई। साथ ही कन्नड़ा और प्रोटो बंगाली जैसी रीजनल लैंग्वेजेस का भी विकास हुआ। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी था। प्रतिहारों की जीत एक पिरिक विक्ट्री थी, यानी एक ऐसी जीत जिसमें नुकसान इतना हो कि वो हार जैसी लगे। देखिए कैसे। पहला, 200 साल की लगातार लड़ाई ने तीनों एम्पायर्स के मिलिट्री और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बिल्कुल खत्म कर दिया। वो अंदर से खोखले हो गए। दूसरा, जब राजा आपस में लड़ने में बिजी थे तो उनके अंडर जो लोकल चीफ्स थे वो पावरफुल हो गए। तीसरा, इन चीफ्स ने कमजोर होते एम्पायर से खुद को आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया। प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा एम्पायर्स टूटने लगे। चौथा, कमजोर हो चुके इन एम्पायर्स पर बाहरी हमले होने लगे। और आखिर में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। जिस यूनिटी के लिए ये युद्ध शुरू हुआ था उसका एंड इंडिया के और भी छोटे टुकड़ों में बंटने से। ये डोनर चार्ट इस युद्ध की कॉम्प्लेक्स लेगेसी को परफेक्टली समराइज करता है। हाँ, प्रतिहारों की जीत हुई, ये 25% सच है, लेकिन 40% सच ये है कि इसमें सभी एम्पायर्स की ताकत खत्म हो गई। कल्चरल फ्लरिशिंग एक पॉजिटिव आउटकम था, लेकिन अंत में इस संघर्ष ने पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन को, यानी राजनीतिक विखंडन को जन्म दिया। जीत किसी एक की नहीं हुई, बल्कि अंत में हार सबकी हुई। और ये हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। क्या कन्नौज के लिए इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ने इंडिया के ग्रेट एम्पायर्स को अंदर से इतना कमजोर कर दिया कि उन्होंने अनजाने में फ्यूचर के इन्वेडर्स के लिए दरवाजे खोल दिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में अलग अलग तरीके से दिया जाता है और जो हमें सोचना पर मजबूर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट डाउन और शेयर करना न भूलना। एंड अटेम्प्ट द क्विज एज वेल।